जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। झारखंड में बीजेपी का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा देश में विपक्षी एकता का है। झारखंड में भाजपा मुंह फाड़े बैठी है कि जीत अपने आप उसके जबड़े के अंदर आ जाएगी और एक बार फिर झारखंड में वह सरकार बना लेगी। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी कल लोहरदगा में थे। वहां उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही देख लीजिए। किसी कीमत पर हेमंत सोरेन और उनके परिवार और उनके दल से भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क, संबंध और संवाद कभी नहीं होगा। हम उसके विरोधी हैं, विरोधी रहेंगे और उस सरकार को हटाकर दम देंगे। वो बदलेंगे ना बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि हम जनता के मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को वोट में तब्दील करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इस सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ कि संवैधानिक तरीके से हटाएंगे और हटाकर ही दम लेंगे। 2024 में हर हालत में बीजेपी की सरकार झारखंड में बनने वाली है। कोई सूरत नहीं है, हमें भरोसा है जनता के ऊपर। और हेमंत सोरेन के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और जन विरोधी कार्य और उस पर अपनी दिशा, इससे हम लाएंगे, सरकार बनाएंगे। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के अत्याचार और उनके जन विरोधी कार्यों की बदौलत भाजपा सत्ता में आएगी। यानी भाजपा अपनी ही सरकार बनाने के लिए भी हेमंत सोरेन के आसरे बैठी है। उनका अत्याचार, उनके जन विरोधी काम। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुमत की सरकार तो उसने अपने अहंकार के चलते गंवा दी। तब रघुवर दास की सरकार थी और उन्हें भी तब लगता था कि जनता उनके पीछे दीवानी है, मोदी के पीछे पागल है और भाजपा के चाणक्य अमित शाह की बनाई रणनीति पर वोट करेगी। लेकिन क्या हुआ? कहां तो 65 पार का नारा था और मिली रोते गाते फकत 25 सीटें। बाकी की 45 सीटें कहां चली गई, ये तो न रघुवर दास ने बताया, न किसी ने पूछा और न भाजपा के, झारखंड भाजपा के कर्णधारों ने कुछ कहा। बल्कि रघुवर दास को बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिल गया और झारखंड बीजेपी के जो संगठन महामंत्री थे धर्मपाल, उनको प्रमोट करके देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का संगठन महामंत्री बना दिया गया। तो जब ऐसे घटिया परफॉर्मेंस पर भी नेताओं को डिमोशन के बदले फर्स्ट क्लास प्रमोशन मिलती हो तो भला भाजपाई सड़क पर आंदोलन क्यों चलाने जाएं? यह बात अलग है कि रघुवर दास को प्रोटेक्शन देते हुए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी में शामिल करा लिया और अब भाजपा की ओर से हेमंत सोरेन सरकार पर हमले की पूरी कमान अकेले बाबूलाल मरांडी ने संभाल रखी है। रघुवर दास नेपथ्य में रखे गए हैं ताकि उनकी सरकार के समय हुए घपलों, घोटालों और गड़बड़ियों पर अगर वो बोलेंगे तो कोई पलटवार न करे, क्योंकि उनके राज में भी आधा दर्जन से ज्यादा घपले घोटाले हैं जिन पर जांच चल रही है, जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार को गिराने में भी समय है। वाजपेयी जी को पहले लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस बार झारखंड में बीजेपी के लिए आसार अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके खाते की 3 आदिवासी सीटों खूंटी, लोहरदगा और दुमका में इस बार उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और झारखंड में अगर सत्तारूढ़ महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ा और अच्छे दमदार उम्मीदवार उतारे तो इस बार बीजेपी आदिवासी सीटों के साथ साथ गोड्डा, जमशेदपुर, चतरा और धनबाद जैसी सामान्य सीटों पर भी संघर्ष करती दिखाई देगी। इस बात के पूरे आसार हैं और इसका सबसे बड़ा कारण चुनाव जीतने के लिए मोदी पर बीजेपी की निर्भरता है। वरना इसके सांसदों का तो यह हाल है कि कहीं उनके लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं तो किसी को अपने क्षेत्र में हुए काम गिनाने तक का आइडिया नहीं है कि उनके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी 31 मई से 30 जून तक देश भर में महासंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में बाकी दूसरे कार्यक्रमों के अलावा सभी बूथों पर अनिवार्य रूप से सरकार की नीतियों, केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाले कार्यक्रमों को आयोजित करने का फैसला किया गया है। कल मेरी मुलाकात
बीजेपी के झारखंड बीजेपी के एक बड़े नेता से हुई। एक कार्यक्रम में हम लोग मिले। उन्होंने बताया कि एक सांसद महोदय अपने क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बता पाए। जब एक जगह उनको बोलना था, उन्होंने रघुवर दास के समय हुए 2 कामों को गिना दिया, 2 योजनाओं को गिनाकर टास्क पूरा कर लिया। उनके पास वो सूची भी नहीं थी कि कितने काम हुए। तो जब सांसदों को लगता है कि जब वे मोदी के नाम पर जीत ही जाना है, तो क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करने के बदले उनका भी फोकस टिकट हासिल करने के लिए, मोदी के गुड बुक में रहने के लिए या बीजेपी के बड़े नेताओं के गुड बुक में रहने का होता है। और उसी के लिए वे मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि सारा नैरेटिव ही यही है कि आएगा तो मोदी ही। राजनीतिक विश्लेषक शकील अख्तर ने लिखा है कि इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि रेलवे ट्रैक चालू कर दिए गए इतनी जल्दी, रेल मंत्री कैसे घटनास्थल पर रात रात भर डटे रहे, कैसे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई की इंक्वायरी घोषित कर दी गई। रेल मंत्री की भीगी आंखें मारे गए सैकड़ों लोगों के बिलखते परिजनों के आंसुओं के सैलाब पर भी भारी पड़ गई। जांच की जानी थी सिग्नल प्रणाली की, जर्जर रेलवे ट्रैक्स की, पुराने डिब्बों की, 3 लाख से ज्यादा खाली पड़े पदों की रेलवे में, जिसकी वजह से कर्मचारियों की भारी कमी है, और दूसरे सुरक्षा संबंधी खामियों की जांच होनी थी। मगर नैरेटिव क्या बना? नैरेटिव बना आपराधिक षड्यंत्र का, सीबीआई जांच होगी इसकी। तो सब मिलाकर कहानी जो चल रही है, यानी जो नैरेटिव चल रहा है कि एक्सीडेंट तो पहले भी होते ही थे, मगर अब देखो सरकार कितना काम कर रही है। तो कुल मिलाकर संदेश यही दिया जाता है कि बाकी सब गलत है और अकेले मोदी जी सही है। चाहे मामला महिला पहलवानों का हो, मणिपुर का हो जहां अभी एम्बुलेंस में माँ और बच्चे समेत 3 लोगों को जलाकर मार डाला गया, चीन की घुसपैठ का हो, बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का हो, बेरोजगारी महंगाई किसी का भी हो, गोदी मीडिया सबका बचाव करेगा और नैरेटिव यही बनाया जाएगा कि आएगा तो मोदी ही। विपक्ष इस बात को जानता है, लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए वह कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी के बारे में बनाए गए नैरेटिव को तोड़ने के लिए उसे, यानी विपक्ष को, नया नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। कहानी जो मोदी के चारों तरफ घूम रही है, उसे विपक्ष को अपनी तरफ लाना होगा, लेकिन विपक्ष है कि उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती। 12 जून को विपक्षी एकता का सम्मेलन पटना में होना था, लेकिन उसको रद्द करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस सहित कुछ और पार्टियों ने कहा था कि इसमें उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि क्या होता है? क्या जनता मोदी के मुकाबले इन प्रतिनिधियों के नाम पर वोट देगी? पिछली बार पटना में ही जब माले का सम्मेलन हुआ था, जहां सबसे पहले नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बात कही थी, वहां कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद को भेजा था और सलमान खुर्शीद वहां विपक्षी एकता पर हनीमून या सेपरेशन जैसा कोई चुटकुला सुनाकर आ गए थे। तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रतिनिधियों को नहीं, पार्टी के अध्यक्षों को आना होगा। अगर विपक्षी पार्टियां इसके पहले सम्मेलन को गंभीरता से नहीं ले रही हैं, तो उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भूल ही जाना होगा। अगर इसी नवंबर दिसंबर में 4 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के साथ लोकसभा का चुनाव नहीं कराया गया, जिसकी संभावना बहुत लोग जता रहे हैं, इन 4 राज्यों के साथ लोकसभा का चुनाव हो सकता है, तो भी अगर लोकसभा का चुनाव निर्धारित समय पर भी हुआ, तो अब चुनाव में 300 दिन से भी कम समय बचा है। मार्च 2024 में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अगर चुनाव तय समय पर होंगे। मगर पता नहीं विपक्ष को यह बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। क्या अगले लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा उनके पास कोई महत्वपूर्ण काम है? और उस चुनाव में हारने का मतलब है कि खुद विपक्ष पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और क्या उसे यह नहीं पता कि एक विपक्षी एकता का बड़ा सम्मेलन सारे नैरेटिव्स को बदल सकता है? क्योंकि आज पूरा खेल नैरेटिव्स का है। वरना तो राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से पिछले 9 सालों में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। देश भर को नाप दिया है, हर मुद्दा उठाया है, अडानी का मुद्दा उठाया, मोदी का मुद्दा उठाया, सीधा हमला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नैरेटिव पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहा है।
मीडिया पूरी तरह से उनके खिलाफ है। राहुल गांधी के खिलाफ रोज एक नई कहानी गढ़ी जाती है, रोज एक नई कहानी बुनी जाती है। गोदी मीडिया, आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि उसे भेद कर बाहर आना किसी अकेले आदमी के बूते की बात नहीं है, और उसका मुकाबला अगर करना है तो पूरे विपक्षी एकता के साथ करना होगा। मोदी के इर्द गिर्द जो कहानियां घूम रही है उसे विपक्षी एकता के आसपास लाना होगा, और अगर विपक्ष ऐसा करने में विफल रहता है तो मोदी का मुकाबला करने की बात भी सोचना शेख चिल्ली के सपने की तरह होगा। 2014 और 2019 के चुनाव में विपक्ष यह देख चुका है। 2024 में अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो उसके बाद विपक्ष और विपक्षी नेताओं के लिए राजनीति में कोई जगह भी बचेगी या नहीं, यह कहना भी मुश्किल है अभी से। तो यह तो थी सांसदों की बात, झारखंड के सांसदों की बात, लेकिन मोदी नैरेटिव राज्यों में पूरी तरह से काम नहीं करता है। यह हम हिमाचल में देख चुके हैं और अभी हाल में कर्नाटक में दिख गया है। इसी साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और वहां के नतीजे भी आगामी आम चुनाव के लिए एक नैरेटिव सेट जरूर करेंगे। ऐसे में झारखंड बीजेपी को हेमंत सोरेन के भरोसे नहीं बल्कि अपने बूते तैयारी करनी होगी। 2014 में झारखंड बीजेपी को आसानी से सत्ता मिल गई थी, क्योंकि तब 37 विधायक उसके चुनकर आए थे, 5 विधायक आजसू के थे, और उसके बाद झारखंड विकास मोर्चा के 6 विधायकों को तोड़कर रघुवर दास ने बीजेपी को अकेले दम पर पूरा बहुमत दिला दिया था। लेकिन 2019 का चुनाव जब 5 साल सत्ता संभालने के बाद उन्होंने लड़ा था तो 25 सीटों पर आ गए थे। 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। अगर झारखंड बीजेपी के नेताओं को लगता है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई जनाक्रोश है और उसे बैठे बैठे सत्ता मिल जाएगी, तो यह अभी सोचना बहुत जल्दबाजी होगी। पहले भी हम लोगों ने देखा है झारखंड में अभी तक जो चुनाव हुए थे 2019 के पहले तक, उसमें ज्यादातर खंडित जनादेश आता रहा है, बेमेल गठजोड़ की सरकारें बनती रही हैं। और अगर झारखंड बीजेपी को अकेले दम पर सरकार बनानी है, सत्ता में आना है, तो उसे कुछ नाटकीय करना होगा, कुछ गंभीरता से करना होगा, और कम से कम झारखंड में एक सशक्त नेतृत्व को तैयार करके रखना होगा। तभी बीजेपी 2024 में सत्ता में आने की उम्मीद कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।